दो मेथड हो चुके थे एलिमिनेशन के। पहला मेथड था E2 जिसमें दोनों चीजें साथ में निकलती थी। दूसरा मेथड था E1 जिसमें पहले X निकलता था और फिर H जाता था। और तीसरा मेथड है, सारे लोग देखें, E1 CV मैकेनिज्म। निहायत ही आसान और बहुत ही सरप्राइजिंग भी है, बहुत ही सरप्राइजिंग भी है। ये बेस सोचो और ध्यान से सोचो। बेस ये H ले, बेस ये H ले। दरअसल ये H कार्बन का H है, इसलिए थोड़ा विचार करना। पहले तो मैं मैकेनिज्म तो सीधी सीधी है, आप मैकेनिज्म में कुछ लॉजिक नहीं है बहुत ज्यादा। ये BH हो गया और अगले स्टेप में ये माइनस X को भगा दे तो मेरे भाई बनने वाली जो चीज है वो ये डबल बॉन्ड है और ये X माइनस। अब सोचने वाली बात यह है कि कार्बन के H बहुत ज्यादा एसिडिक होते नहीं, कार्बन के H बहुत ज्यादा एसिडिक होते नहीं। तो बेस ने अगर इसे निकाला है तो पहला प्रश्न कैसे निकाला होगा, कौन सा बेस लाए होगे तुम, एक मुद्दा है ये। फिर भी मान लेते हैं किसी तरीके से निकाल लिया तो ये कार्बन पर माइनस बना और ये जो कार्बन पर माइनस है आपको पता है बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये वापस सॉल्वेंट से H लेकर वापस इधर आ सकता है। That's why first step is reversible. Even you can think C पर माइनस is one of the strongest base में कंसीडर होता है। तो ये सॉल्वेंट से प्रोटोनेट कर लेगा अपने आप को और वापस आ जाएगा। बट इसके पास एक और पॉसिबिलिटी होगी, वो पॉसिबिलिटी यहां लिखी हुई है। This conjugate base has two possibilities. First, to protonate itself by solvent, सही है। A second, to eliminate X to produce alkene. ठीक है, दोनों रिएक्शंस जो हैं कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे को। एंड सरप्राइजिंगली मेरी बातों से और रिएक्शन की सिचुएशन से आपके मन में ऐसा आ सकता है कि पहला स्टेप बहुत स्लो है, सर ने कितना बोला है, ऐसा बेस नहीं हो सकता जो कार्बन H को निकाले, और इधर जो बना है वो अनस्टेबल है क्योंकि वो कार्बन पर माइनस है, वो H लेकर रिएक्शन को पीछे भगा देगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन के दिल के कोने में ये जरूर फील आ रहा होगा कि पहला स्टेप RDS होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई इस रिएक्शन का RDS सेकेंड स्टेप है, इस रिएक्शन का RDS सेकेंड स्टेप है क्योंकि आप ये तो मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऊपर वाला स्टेप स्लो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर वाला स्टेप स्लो नहीं है, मैं कह रहा हूं नीचे वाला स्लोवेस्ट है। कैसे? किसी भी रिएक्शन के होने के लिए किसी रेट तो तब आएगा ना जब रिएक्शन होए, रेट तो तब आएगा ना जब रिएक्शन हो, और रिएक्शन कब होगी? जब उसके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो, जब उसके पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो। और ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये कंजुगेट बेस भारी मात्रा में बैकवर्ड जा रहा है, और भारी मात्रा में अगर वो बैकवर्ड जा रहा है, सो ड्यू टू हैविंग वेरी वेरी लो एंड पुअर कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, clearly this reaction will be very very slow, means it would be RDS, rate determining step। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, नोट में बोलो, नोट में फर्स्ट पॉइंट, टू स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप मैकेनिज्म है। ध्यान से सुनना, मजेदार है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता यहां पर, नो इंटरमीडिएट, आई मीन नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, एक्चुअली कार्बेनायन है, नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, हेंस नो रीअरेंजमेंट, हेंस नो रीअरेंजमेंट। सारे लोग देखिए, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। कार्बेनायन इंटरमीडिएट है, चलो ये लिख लेते हैं, कार्बेनायन इंटरमीडिएट। मेरे भाई यहां कुछ सरप्राइजिंग बातें भी होंगी, कुछ सरप्राइजिंग बातें जो आपको सरप्राइज कर देंगी, आश्चर्यचकित। अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, तो मेरे भाई R इक्वल टू आएगा K, एंड रिएक्टेंट है यहां पर कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। आपको ये याद होना चाहिए कि जितने रिएक्टेंट्स RDS में होते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो रिएक्शन इज एक्चुअली यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्शन इज एक्चुअली यूनिमॉलिक्यूलर
एंड आपको पता होना चाहिए मैकेनियम के नाम में मॉलिक्यूलैरिटी ही होती है, मैकेनियम के नाम में मॉलिक्यूलैरिटी ही होती है। लाइक E2 में RDS में 2 रिएक्टेंट होंगे। बट वी हैव सम इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज look at this conjugate base. We can find out concentration of conjugate base by equation first. आप देखें जरा, यहां पर हम कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पर। K इंटू क्या आएगा बताइए, दिस अपॉन दिस था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है, एक RX है और एक क्या है बेस, एंड BH would be solvent in most of the case, like OH minus, then it would be water, and such kind of reactions actually we use such polar solvents. तो वो एक्सेस में होता है, एंड बीइंग इन एक्सेस हमने उसे कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया। सो ये जो कंजुगेट बेसिस, मैं थोड़ा और लिख दूं नहीं तो तुम लोग फैल जाओगे। इट वुड बी कंजुगेट बेस, क्लियर, एंड BH, एंड इट वुड बी RX, एंड व्हाट वुड बी दैट, B माइनस, क्लियर। तो यहां से मैंने ये निकाल लिया है, यहां से मैंने ये निकाला है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, एंड ये कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। ओके, सो नाउ पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यू वुड गेट K डैश, कुछ नया कांस्टेंट होगा, एंड लुक एट दिस, ये रेट एक्सप्रेशन E2 जैसा लग रहा है, E2 का भी यही आया था, दोनों चीजें आई थी। तो मेरे भाई अगेन यू कैन फाइंड आउट कि RX के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बेस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शन ओवरऑल क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ये पॉइंट समझना होगा आपको, रिएक्शन ओवरऑल क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एंड सरप्राइजिंग पॉइंट अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा ये बुद्धि लगाना, नहीं तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है, तो अक्सर लोग RDS देखेंगे, देखना भी चाहिए। और आपने कहा यहां CH बॉन्ड नहीं टूट रही, आपने कहा यहां CH बॉन्ड टूट नहीं रही, अब यहां H हो या D हो उससे क्या लेना देना, अगर यहां H है या D है उससे क्या लेना देना। तो मेरे भाई अब थोड़े से गलत हो गए, यहां पर यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। आप देखिए H की जगह D करना रेट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। क्यों बताऊंगा, सब बताऊंगा। लुक एट, अगर यहां सारे D होते तो पहले स्टेप में बेस का H को निकालना और कंजुगेट बेस बनाना और टफ हो जाता। यानी कि अगर H की जगह D होगा तो कंजुगेट बेस का इफेक्टिव कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा, कंजुगेट बेस का इफेक्टिव कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा। और अगर इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा तो मेरे भाई रेट सीधे सीधे अफेक्टेड होगा, तो ये पॉइंट क्लियर है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो लगेगा। लेकिन आप में से कुछ बुद्धिजीवी ऐसा बोल सकते हैं, क्या आपने बोला था कि RDS में अगर CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो तभी उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन यहां तो आपने उल्टा कर दिया। मेरे भाई सुनो, यहां भी बात बिल्कुल वैलिड होती अगर पहला स्टेप दूसरे स्टेप पर या दूसरा स्टेप पहले स्टेप पे डिपेंड ना कर रहा होता। देखें, कंजुगेट बेस कंसंट्रेशन एक्चुअली 2 रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, एक इसमें और एक इसमें। दैट्स व्हाई RDS बोले तो रेट इस रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने वहां H की जगह D रखकर होने वाले चेंजेस को यहां इंक्लूड किया है। This conjugate base is actually participating in 2 different possible reactions. One of them is protonation backward and one of them is elimination. I mean, you can see it. तो ये पॉइंट है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं E1 CB के, और इससे क्वेश्चन पूछने की एक कला होती है। IIT ने एक बार एक मैच द कॉलम पूछा था, उस मैच द कॉलम में उन्होंने E1 E2 E1 CB के क्वेश्चन डाले थे, बट उसमें उन्हें बोनस करना पड़ गया, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू प्लॉट क्वेश्चंस ऑन सच कॉन्सेप्ट्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम बनाएंगे और करेंगे भी, उससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन रखेंगे जो IIT में आया था। फिलहाल ये हम समझ गए कि E1 CB क्या होता है, E2 क्या होता है, E1 क्या होता है और E1 CB क्या होता है। नाउ द मुद्दा इज कि ये कब होते हैं,
E2 कब होगा, E1 कब होगा, E1 CV कब होगा, ये देखने के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं फैक्टर्स पर। फैक्टर्स पर आइए। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, सारे लोग देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स। तो मेरे भाई यहां फैक्टर्स आपको याद हो, सेम हेडिंग मैंने सब्स्टिट्यूशन में डाली है, सेम हेडिंग मैंने सब्स्टिट्यूशन में डाली है। तो पहला जो पॉइंट है वो आप ले, स्ट्रक्चर ऑफ Rx, जो रिएक्टेंट है, जो लीविंग ग्रुप लेकर आया है, पहले हम उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। आइए, तो बहुत इजी है मेरे भाई। फर्स्ट पॉइंट में मैं लिख रहा हूं फॉर E2, फॉर E2। मेरे ख्याल से E2 के बारे में वन स्टेप रिएक्शन है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लुक एट बोर्ड, मैंने बोला था E2 के 3 ट्रांजिशन स्टेट, याद है आपको E2 के 3 ट्रांजिशन स्टेट, और मैंने आपको कहा था कि जनरली आपको क्या लेकर चलना है, बताइए बताइए बताइए, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। जनरली क्या लेकर चलना है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। नाउ लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखें, ये X है, ये H है, सारे लोग देखिएगा, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी हैव 1b माइनस बेस, ओके। सो एरो रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, मैंने बोला था मैं एरो रिप्रेजेंटेशन करूंगा कई जगह पर, एंटी एलिमिनेशन। देखिएगा मैं सारे नहीं बनाऊंगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सो व्हाट वुड वी हैव, H H H H, यहां से कौन भाग रहा है, X, यहां से कौन हट रहा है, H, B पर पार्शियल माइनस है, ओके। दिस इज TS1, दिस इज TS1, क्लियर। एंड आंसर इज वेरी इजी, आंसर बनाने की जरूरत तो वैसे है नहीं। ये BH, ये X माइनस, हमें तो रेट देखना है, रेट। सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा। ये एक रिएक्शन है, सोचो और ध्यान से सोचो। अगर मैं इसके एक H को, जहां पर X लगा वहां के एक H को मिथाइल कर दूं, मिथाइल, तो आप देखिए हैलाइड मैंने 2 डिग्री ले लिया। अब मैंने हैलाइड 2 डिग्री ले लिया, ये CH3, ये H, ये H, देखते रहें बहुत आराम से, ये B माइनस, क्लियर। सो नाउ इट्स इजी। आप बहुत सारे होने वाले बेनिफिट्स देख सकते हैं, आप बहुत सारे होने वाले बेनिफिट्स देख सकते हैं। यहां पर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो आइए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट कि एल्कीन जो बन रही है वो ज्यादा स्टेबल बनेगी बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल। ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल, क्योंकि इस मिथाइल की वजह से हाइपर कंजुगेशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट याद आया आपको, बोला करो दोस्त। H H H कौन लेकर भाग रहा है, B, ये, और ये है TS2, और यहां एल्कीन बनेगी ये BH, ये X माइनस। ऐसे आप बना लीजिएगा, आपको ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी है, आप करिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन है, ठीक है, और ये H है, ये H है, ये H है, देखिएगा सारे लोग देखिएगा। अब मैंने यहां दोनों मिथाइल कर लिए, ये दोनों मिथाइल कर लिए मैंने, ठीक है। एंड दिस इज योर X, एंड ये है बेस, ये भाग गया एरो रिप्रेजेंटेशन। एंड अब सब बना ही दिया तो TS3 भी बना देता हूं मैं। आप देखें क्या खूबसूरत एल्कीन बनी है, क्या खूबसूरत एल्कीन बनी है। मेरे भाई आप यहां थोड़ा ऐतराज जता सकते हैं कि आप अचानक एल्कीन की बात क्यों करने लगे। मेरे भाई अगर आप ये बात रखते हैं कि मैंने अचानक एल्कीन की बात क्यों छेड़ दी, तो फिर आप पिछली क्लास का कोई भी कंटेंट आपके दिमाग में है नहीं। मेरे भाई ये है TS3, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, और यहां जो आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी लाइक आइसोब्यूटीन BH प्लस X माइनस, यहां डबल आ जाएगा, ये 2 मिथाइल है, CH2। नाउ आप सबको पता ही रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ये क्या होता है,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ये मैंने लिखाया हुआ है पॉइंट में। एंडोथर्मिक रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन, हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया है, सारे लोग देखना। और पूरी ऑर्गेनिक के लिए वैलिड कॉन्सेप्ट है, पूरी ऑर्गेनिक के लिए वैलिड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट। और ये क्या है? टीएस। और ये क्या है? रिएक्टेंट। सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग। मेरे भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन में टीएस पोटेंशियली किसके करीब होता है? पोटेंशियली किसके करीब होता है? बोलो ना, बोलो यार, चुप क्यों हो? बोलो किसके करीब होता है? प्रोडक्ट के करीब होता है, पोटेंशियली प्रोडक्ट के करीब होता है। तो इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट जैसी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जिन फैक्टर से प्रोडक्ट स्टेबलाइज होगा उन्हीं फैक्टर से टीएस भी स्टेबलाइज होगा। या ऐसा बोलो, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो टीएस भी ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दे आर पोटेंशियली क्लोज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने पढ़ा था हैमंड्स पोस्टुलेट। हैमंड्स पोस्टुलेट, ये हल्का सा बीच में आया था। फिलहाल तो मेरे भाई आप साफ साफ देख सकते हैं एल्कीन स्टेबिलिटी, देख सकते हैं एल्कीन स्टेबिलिटी। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि E2 के ट्रांजिशन स्टेट में 3 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और हमें बाय डिफॉल्ट एल्कीन लाइक कैरेक्टर लेकर चलना है। तो अगर E2 के ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर है, तो मेरे भाई जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी उतना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा, और उतना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा तो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। जनाब समझ लो बात को। आइए तो मैं यहां कंक्लूड करता हूं मामले को। आइए मैं यहां कंक्लूड करता हूं, ठीक है? सारे लोग देखें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिंस TS contains alkene like character, hence higher the stability of alkene, higher the stability of alkene, higher would be concept। ये है कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो ये लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हायर वुड बी रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये प्योर कॉन्सेप्ट है? देखना आगे क्वेश्चन दूंगा, आप उसमें फंसोगे। अगर ये लाइन याद रही तो सब कर लोगे, ये लाइन याद रही तो सब कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमें दिख भी रहा है साफ साफ, इसमें कोई लॉजिक टेंशन वाली बात नहीं। आ जाओ। सो अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2 फॉर RX। मेरे भाई जब मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2 फॉर RX, तो मैं दुनिया के हर वैरायटी ऑफ RX को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। मैं दुनिया के हर वैरायटी ऑफ RX को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। बहुत ऑब्वियस कैटेगरी के RX को लेंगे हम। क्या आपने देखा 3 डिग्री हैलाइड में एल्कीन स्टेबल बन रही है, 3 डिग्री हैलाइड में एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद सोचो और ध्यान से सोचो, खूब सोचो। अगर किसी केस में डिग्री तो ज्यादा हो लेकिन एल्कीन कम स्टेबल बने, अगर किसी केस में डिग्री तो ज्यादा हो एल्कीन कम स्टेबल बने, या डिग्री कम हो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बने, तो समझ लेना भाई ये ऑर्डर धोखा दे देगा, बट ये लाइन धोखा नहीं देगी। क्योंकि जहां ज्यादा स्टेबल एल्कीन आएगी, आई थिंक आप समझदार हैं, वहां रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिग्री। नहीं आया समझ? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्लियर? if stable alkene is obtained during any reaction, clear, then it is not dependent on its degree। सर डिग्री तो कम है, एल्कीन तो ज्यादा। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज एल्कीन स्टेबिलिटी, बिकॉज सेम नेचर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होता है। सो दिस इज ऑल फॉर E2 के लिए अभी मोटा मोटा हमें मिला है 3 to 1 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इट इज फॉर E2। मूविंग अहेड फॉर E1। अब हम बात करेंगे E1 के बारे में। जब हम E1 के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है बेस इन्वॉल्व ही नहीं होता। याद है आपको E1 का RDS? याद है E1 का RDS?
अरे इवन का आरडीएस याद है या नहीं? इवन का आरडीएस याद करो सारे लोग। इवन के आरडीएस में बेस होता ही नहीं। फॉर इवन मेरे भाई आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस एंड X माइनस। क्या तुम्हें ये रिएक्शन देख के ऐसा नहीं लगता कि सर ये तो SN1 वाली कहानी है? डिट्टो डिट्टो डिट्टो। देखो मगर बोर्ड पर, तो बताओ किस केस में बॉन्ड जल्दी टूटेगी? ऑब्वियसली इट्स अ 3 डिग्री बॉस, 3 डिग्री के केस में, क्योंकि यहां ईज ऑफ डिसोसिएशन अच्छा है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगी उतना फास्ट इवन होगा। सही है? तो बताइए, जैसे हमने SN1 में बात किया था कि अक्सर कई किताब में लिखा होता है, कई लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी ऑफ केटायन से पहले क्या होता है? ईज ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन, इसके हमने सब्स्टिट्यूशन में भी एग्जांपल भी लिए हैं, हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन। अब मैं थोड़ा बुकिश भी हो रहा हूं, ओरिजिनल चीज लिख दी ना मैंने, तो मैं थोड़ा आलसी हो रहा हूं। सिंस हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन, यूजुअली हायर द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली द हायर द स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, higher would be what? Rate of even. इसे आगे लिख लेते हैं, इसके आगे higher would be rate of even। मजेदार चीज देखने को मिली, तो हम अगर लिखें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इवन फॉर RX, क्या तुम्हारे भेजे में फिर से ये चीज आई या नहीं आई? सोचो। SN2 SN1 में उल्टा ऑर्डर था, SN1 में था 3 to 1, SN2 में था 1 to 3, बट इवन E2 में सेम ऑर्डर आया है। वजह आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां तो डिसोसिएशन देखना था, और यहां TS में एल्कीन लाइक कैरेक्टर आता था, वो भी हायर डिग्री एल्कीन में अक्सर बनता है ज्यादा स्टेबल। तो हमारे सामने तो हमें E2 और E1 के लिए RX स्ट्रक्चर पता चल गया, और पता क्या चला कि RX स्ट्रक्चर देख के तुम कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि E1 का भी ऑर्डर 3 to 1 होता है और E2 का ऑर्डर भी 3 to 1 होता है। तो आइए दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ RX के बाद है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मेरे भाई लिविंग ग्रुप हमने बहुत तमीज से पढ़ा, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, ट्रिफलेट, मेसाइलेट, एसीटेट, याद है आप सब पढ़ा हुआ है। और इवन में तो देखो ये लिविंग ग्रुप है, ये भी टूट रहा है। E2 में भी लिविंग ग्रुप हट रहा था। तो ये बहुत सिंपल है जो SN1 में था, ध्यान रखें। सिंस CLG बॉन्ड, ये CLG बॉन्ड है, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, ब्रेकिंग दोनों में इन्वॉल्व है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व। यार एक और पॉइंट करना था, ये बाद में कर ले, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है? अभी ज्यादा नहीं हुआ था इसलिए हटा रहा हूं, क्योंकि हमने E1 कर लिया, E2 कर लिया, E1 C भी नहीं किया। तो ये सेकंड पॉइंट था फॉर E1 था, फॉर E1 CB। मेरे भाई E1 CB के लिए सारे लोग ध्यान से सुने, E1 CB कॉमन मैकेनिज्म नहीं होती। E1 CB रेयरेस्ट मैकेनिज्म्स होती हैं, मतलब रेयरेस्ट रिएक्शंस होती हैं जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करती है। व्हाई? बिकॉज ऑल वी नो कार्बन का H लेना बहुत आसान नहीं होता। सारे लोग देखें, कार्बन का H लेना बहुत आसान नहीं होता। तो यहीं पर हम पूरा फैक्टर समझ लेंगे। अगर मैं इस कार्बन को X अल्फा बोलूं, जिस पर लिविंग ग्रुप है, जिस पर लिविंग ग्रुप है, उसे मैं अल्फा बोलूं, तो ये वाला कार्बन बीटा है, और हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ रहे हैं। तो अगर ये कोई ले जाए, देखो अगर कोई आकर इस H को ले जाए तो ही E1 CB हो सकता है। तो आइए हम सपोर्ट करें कि किस तरीके से ये H हट सकता है। मेरे भाई ये H प्लस हटेगा तो यहां माइनस आएगा। तो अगर सोचो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बीटा पर लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप अगर बीटा पर लगा है,
देन यू वुड फाइंड कि उस केस में इवन सीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फॉर इवन सीबी हमें कैसा आरएक्स चाहिए? बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग, बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग। अगर ऐसा आरएक्स है, ऐसा आरएक्स है तो इवन सीबी के चांसेस बनेंगे, इवन सीबी के चांसेस बनेंगे। मान लो यहाँ NO2 लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, तो ये एसिडिक होगा, फिर बेस इस H को निकालने में पहल करेगा। और अगर ये एसिडिक ही नहीं है तो बेस आकर क्यों निकालेगा इसे? वो इवन करेगा या E2 करेगा? वो इवन सीबी क्यों करेगा भाई? तो मेरे भाई सबकी कंडीशन देखो आंख के सामने है। ये इवन सीबी की कंडीशन है और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग RX. Now moving ahead on second point, and it is what? Nature of leaving group. Nature of leaving group. जैसा भी मैंने बोला है, SN E1 हो या E2 हो, E1 हो या E2, बहुत ध्यान से सुनना, E1 हो या E2 हो, दोनों में CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है RDS में, ठीक है, ध्यान से रखना। Since CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड breaking involved in RDS of both E1 and E2, ये दोनों के RDS में इन्वॉल्व है, E1 में भी इन्वॉल्व है और E2 में भी इन्वॉल्व है। आइए आगे देखते हैं। तो बताओ अगर लीविंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो दोनों का रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। Hence, on increasing leaving tendency, rate of E1 and rate of E2 both increases, दोनों बढ़ेगा। अच्छा, आप लोग में से कई लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि और ये E1 E2 एक साथ ले रहे हैं, E1 CB को क्यों नहीं रख रहे साथ में? धैर्य रखो, E1 CB बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए E1 CB के बारे में अलग से हम एक एक पॉइंट ऐसे लिखते चलेंगे। तो मेरे भाई अगर आपके पास RI है, RBR है, RCl है, RF है, देन यू कैन हैव द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, दोनों के लिए, रेट ऑफ E1 के लिए भी एंड रेट ऑफ E2 के लिए भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सेम SN1 SN2 में भी आया था, सेम SN1 SN2 में भी आया था। मेरे भाई ये तो हो गया, बट मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूं, जनरल परसेप्शन। खुद सोचना, मैंने अगर लिखा है E1, मैंने लिखा है E2 और मैंने लिखा है E1 CB, खुद बुद्धि लगाना, ठीक है, थोड़ी बुद्धि लगाना। चलो, E1 कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसमें पहले क्या निकल जाए? लीविंग ग्रुप। तो यहां लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए या खराब होना चाहिए? E1 के लिए अच्छा होना चाहिए या बहुत अच्छा होना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे भाई आप समझ लें, E1 में वेरी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि E1 का फिलॉसफी ही क्या है? फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाए। तो जब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी बेस के आने से पहले वो लीव कर जाएगा। मेरे भाई ये फीलिंग्स की बात है, मैं आपको बताऊं, यूजुअली OH2+, N2+, ORH+, अक्सर देखा गया है, ये कोई फिक्स ब्रह्मास्त्र नहीं है, अक्सर देखा गया है कि ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत और भी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं भाई, आप एकदम निराश मत होना। नोसाइलेट, ट्रेफलेट, ऐसा बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है, अक्सर देखा गया है। इट्स नॉट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन बताया जा रहा है, ये है कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन में लिखा जा रहा है। E2 के RDS में बेस इधर से आता है, उधर से लिविंग ग्रुप जाता है, लेकिन आपने बोल दिया लिविंग ग्रुप घटिया है तो लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं। तो यहां आपको गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि सोचो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया तो वो बेस के आने से पहले फुर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये मेरे भाई अपने फिक्स IBrCl एसीटेट NR3+ चाहिए, SR2+। अब आप कहोगे सर आई दोनों में कैसे आ गया? अरे यार और 25 कंडीशंस होती है ना यार, एक ही कंडीशन से थोड़े डिसाइड कर लोगे। वैसे मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है,
इवन सीबी को आप सोचोगे तो आप डर जाओगे। इवन सीबी में पहला स्टेप है कि बेस आकर कार्बन एच निकाल रहा है, और सोचो बेस आकर कार्बन एच निकाल रहा और इतनी देर से आपका लीविंग ग्रुप निकला नहीं है, क्योंकि अगर लीविंग ग्रुप निकल गया होता तो वो या तो E1 मैकेनियम हो गई होती या E2 मैकेनियम हो गई होती। तो क्या आप ये समझ पाए हैं कि इवन सीबी की कंडीशन है वेरी बैड लिविंग ग्रुप, वेरी बैड लिविंग ग्रुप। बैड अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग, पुअर लिविंग ग्रुप। मेरे भाई सुनो, जिससे तुमने आज तक लिविंग ग्रुप में नहीं निकाला है, बहुत रेयरेस्ट, वो अब हटेगी। फ्लोरीन, OH, OR, याद रखना, दे आर नॉर्मली डोंट बिहेव लाइक अ लिविंग ग्रुप। ओके, हमें इन्हें लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता था, बट इन प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, जब लिविंग ग्रुप ने कसम खा ली मैं निकलूंगा ही नहीं, तब बेस क्या करेगा ना, बेस बैठा थोड़ा एलिमिनेशन करना, तब कहेगा लाओ मैं एच निकालता हूं यार, पहले एच निकालेगा तभी इवन सीबी होगा। तो मेरे भाई वी जस्ट फिनिश 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ RX विथ 3 कंडीशंस एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब हम थर्ड पॉइंट पर बढ़ेंगे, थर्ड फैक्टर पर बढ़ेंगे, और थर्ड फैक्टर बड़ा इजी है। थर्ड फैक्टर जो है दोस्तों, वो है आपका बेस, नेचर ऑफ बेस। थर्ड है नेचर ऑफ बेस। ठीक है, बेस कैसा होना चाहिए। तो अब आप फिर से सारी मैकेनिज्म याद कर लो। E1 के RDS में बेस है नहीं, तो उसे निपटा देते हैं पहले। फॉर E1 क्या होता है, नो, ध्यान से सुनना, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ E1। किस चीज का, ऑफ कंसंट्रेशन, सही बात है, कॉमा बेसिक स्ट्रेंथ, सही बात है या नहीं है, सही बात है, एंड साइज। रेट ऑफ E1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम होता था SN1 में, रेट ऑफ SN1 पर न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन SN1 में हम लेते कैसा था न्यूक्लियोफाइल, वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला SN2 करता था। उसी तरीके से यहां फर्क तो कोई नहीं पड़ता, बट हम क्या प्रेफर करते हैं, बट वी प्रेफर वीक बेस इन E1। Why we prefer weak base, अभी इसकी भी बात करेंगे। वीक बेस लाइक जल, अब इससे वीक क्या होगा यार, अल्कोहल, ये बहुत वीक बेसिस। ओके, नाउ थिंक अबाउट E2। फॉर E2 में तो बेस को Nt से H लेना पड़ता है, इन्वॉल्व है, ज्यादा बेस है तो भी रेट बढ़ेगा, और ज्यादा अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ है तो भी बढ़ेगा। मेरे भाई ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सिंस मैं ऐसे लिख देता हूं, रेट ऑफ E2 इक्वल टू KE2 एंड RX एंड बेस, याद है आपको। सो ऑन इंक्रीजिंग बेस कंसंट्रेशन, रेट ऑफ E2 क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से रेट ऑफ E2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई मैं आपको E2 के लिए कुछ बेसिस दिखाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्यू बेसिस, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। फ्यू बेसिस लाइक का बहुत पॉपुलर बेसिस में आता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH ये बहुत पॉपुलर है। एल्कोहलिक NaOH, ठीक है। ओके, सी पॉइंट पर आते हैं। लाइक NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। डी पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई, NaNH2, आपको पता है ये ऑक्सीजन वाले से भी अच्छा बेस है, नाइट्रोजन पर माइनस, हाँ, नाइट्रोजन माइनस कम स्टेबल, ज्यादा अच्छा बेस। इससे और आगे बढ़ें मेरे भाई, एक होता है
पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है TBUOK, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्सरी ब्यूटेनॉल का H निकाल के बनाया जाता है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, मैं ट्राई एथाइल एमीन ले सकता हूं ET3M। ऐसे ही एक होता है DBU, एक होता है DBU और एक होता है DBN। DBU मैं पहले बना देता हूं। DBU शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज का, तो मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्या है शॉर्ट फॉर्म में। एटम गिन लो यार, 6 7 8 9 10 11, 6 हो गए, 7 8 9 10 11, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं। ओके, ये DBU है, नाम है डाई एजो बाय साइक्लो अनडेकेन। DBU का क्या नाम है? डाई एजो बाय साइक्लो अनडेकेन। ऐसे ही एक हम और ले सकते हैं H पार्ट, DBN, ये होगा डाई एजो बायसाइक्लो नॉनेन। इसमें आप क्या करेंगे, ये 2 कार्बन ऊपर वाली रिंग से कम कर देना, ऊपर वाली रिंग से 2 कार्बन कम कर देना, ये 5 की हो जाएगी और ये 6 की ही रहेगी, ठीक है, डाई एजो बायसाइक्लो नॉनेन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बेसिस हैं EFGH, डायजो बायसाइक्लोनडेकेन, डायजो बायसाइक्लोनोनिन, बना लेना यार, वो बन जाएगा आराम से। इसमें अगर आप देखें तो कौन सी साइट ज्यादा बेसिक है? ये वाला नाइट्रोजन, बहुत अच्छी बेसिक साइट है, ठीक है। वाई आई एम मेंशनिंग इट लाइक दिस कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो। यस, बल्कियर बेस बहुत प्रेफर किए जाते हैं एलिमिनेशन के लिए। वाई? सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, पीछे लगे इधर घोड़ा नहीं है, घोड़ा गधा जो दौड़ाओ, सोचो वाई बल्कियर बेसिस आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग E2। बल्कियर होने से बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन याद रखना, मैंने आपको एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में बोला था, दरअसल जब एलिमिनेशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन भी साथ में पैरेलल चलता है, कोई एक डोमिनेट करता है और कोई एक डोमिनेट नहीं हो पाता। बल्कियर बेसिस लेने का फायदा यह है, अगर कंपाउंड में कुछ भी SN2 की पॉसिबिलिटी हो तो वो खल्लास हो जाए, क्योंकि ये बड़े वाले हैं, आप जैसे हैं, तो ये जरा मान लो नॉर्मल बेस लेने से 70% E2 हो रहा था, 30% SN2 हो रहा था, तुमने मेजर में तो एल्कीन बना दिया। लेकिन अगर तुम्हारा कमर्शियल, तुम्हारा मोटिव ही है कि मैं मैक्सिमम एल्कीन बनाऊं, मैक्सिमम एल्कीन, तो आपने क्या कर लिया, बल्कियर बेस ले लिया, बल्कियर एनायन ले लिया। अब ये बल्कियर एनायन घटिया न्यूक्लियोफाइल होगा, बल्कियर एनायन घटिया न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पे पहुंच नहीं पाएगा, और ये अगर वहां पहुंच नहीं पाएगा तो इसे झक मार के मैक्सिमम एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बल्कियर बेस में तुम्हें मिलेगा 98% E2, दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर आएंगे, ये नाम बहुत कॉमन है, देख लेना। तो अभी जस्ट फिनिश्ड, लेकिन अभी इवन सीबी के केस में डेफिनेटली आपको वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस लेने ही पड़ेंगे, एंड यहां ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखे हुए हैं, तो मैं एक लाइन तो जरूर लिखूंगा, ये हटा रहा हूं पॉइंट। ओके, सो फॉर E2 हो गया, फॉर E1 हो गया, फॉर इवन सीबी क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि आपको पता है मैकेनिज्म अब तक पूरी आइडिया, कार्बन H लेना है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड। बस यहां और ज्यादा अकल नहीं लगाना, ये बेसिस स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कंडीशन होगी तो E1C हो जाएगा, इसकी होगी तो इसकी कंडीशन याद है, बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग और घटिया लीविंग ग्रुप, दोनों से पता चल जाएगा। चलिए, तो हमने नेचर ऑफ बेस भी कर लिया, एंड फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मेरे भाई इस बात को थोड़ा समझना,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको याद होगा, हमने पहले किया हुआ है SN1 SN2 में, तो आपको याद है। E1 में डिसोसिएशन कराना है, E1 में डिसोसिएशन कराना है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, बेस्ट होगा, PPS बेस्ट चॉइस। अब जरा ध्यान से सुनना, ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल चीजों को समझना पड़ेगा। फॉर E2 ट्रांजिशन स्टेट, फॉर SN2 भी याद करो ट्रांजिशन स्टेट होता था, तो हम वहां क्या लेते थे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं लिखने को तो लिख दे रहा हूं कि यहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। ध्यान से सोचना, एक क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूं, आपके दिमाग में दौड़ाना है क्वेश्चन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिख तो देते हैं, लेकिन आपने देखा E2 के लिए पोलर सॉल्वेंट है, एल्कोहल इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो ये सोचिएगा थोड़ा सा, इस पर जरूर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल इवन सीबी आयंस हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा फाइट नहीं होगी आपकी। एंड द लास्ट पॉइंट, ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। खैर ये तो हमें शुरुआत से ही पता है, तो थोड़ा फिजिकल बताता हूं आप लोग को, फिजिकल, ठीक है। फॉर एनी एलिमिनेशन रिएक्शन आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने एल्कीन बनाया, BH निकला और X माइनस निकला। फॉर एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर एनी एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको याद है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी या एंडोथर्मिक थी? ऑब्वियसली यू हैड सेड एंडोथर्मिक। डेल्टा H क्या था, पॉजिटिव। और इस रिएक्शन को देखकर आप चेंज इन एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं, वो भी पॉजिटिव। इधर कितने रिएक्टेंट हैं, 2, इधर कितनी चीजें हैं, 3, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ अगर हम देखेंगे मोल्स, तो डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। और किसी रिएक्शन को अगर फिजिबल बनाना है, फॉर फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन, अगर आप चाहते हैं कोई रिएक्शन हो, तो आपको पता होगा कि डेल्टा G का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, याद है आपको? एंड इट मस्ट बी नेगेटिव। ये अब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज इन फ्री एनर्जी, ये डेल्टा G है, चेंज इन फ्री एनर्जी, और ये आपका क्या, एंथैल्पी, और ये है एंट्रोपी। ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये डेल्टा G ही डिसाइड करता है। अगर उस प्रोसेस के लिए डेल्टा G नेगेटिव नहीं आया तो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो मेरे भाई डेल्टा G नेगेटिव कब होगा, देखें, डेल्टा H तो आपका पॉजिटिव है और डेल्टा S भी आपका पॉजिटिव है। तो मेरे भाई नेगेटिव बनाने के लिए आपको इस टर्म को बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बड़ा घटाओगे तभी माइनस आएगा। एंड वी जस्ट गेट इट, कब पॉसिबल है, हायर टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत क्लियर है, तो हमें सारी कंडीशंस दिख चुकी हैं, E1 E2 की सारी कंडीशंस दिख चुकी हैं। तो अब मैं आपके सामने एक वैसी ही टेबल बनाऊंगा जैसी कई दिन पहले हमने बनाया था, क्लियर, लाइक E2 लाइक E1। बताओ इसका क्या है, 3 2 1, इसका क्या है, 3 2 1, साफ डिफरेंस दिखेगा, देखना। यहां ये आसान पड़ता है, RI RBR RCl। E1 का बताओ, RI RBR RCl, देखना कितना मजेदार है। नाउ अब तुम्हें याद होगा शायद, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, ET3N, ठीक है। और इसका क्या होगा बताओ, यूजुअली वीक बेस लेते हैं ना, पुअर बेसिस लाइक H2O, एल्कोहल, ETC। बुद्धि लगाना, बुद्धि, पोलर प्रोटिक लिख लो, यहां आता है हीट, यहां आता है पोलर प्रोटिक, और यहां आता है हीट। मेरे भाई बुद्धि लगाना अगर है तो
ये E2 ये E1, पहली दो कंडीशन E2 E1 की बिल्कुल सेम है। 99.99% केस में यही पॉइंट होगा जो तुम्हें देखकर तुम बता पाओगे कि E2 हो रहा है या E1। इट वुड बी बेस। तो देखो आखिरी पॉइंट भी सेम है, आखिरी पॉइंट भी सेम है, दैट इज डेल्टा। आखिरी पॉइंट भी सेम है, दैट इज डेल्टा। समझो बात को, समझो बात को। ये होगा वो पॉइंट जिससे तुम बता पाओगे कि E2 होगा या E1 होगा। और एक ऑब्जर्वेशन दूं, मजेदार मजेदार ऑब्जर्वेशन। E1 की इतनी कंडीशंस, ध्यान से सुन लो सारे, E1 की इतनी कंडीशंस SN1 से मैच कर रही हैं। सारे सुन लो, E1 की 4 कंडीशंस SN1 से मैच कर रही हैं। तो SN1 E1 में डिफरेंस केवल डेल्टा से पता चलेगा। SN1 या E1 होगा केवल डेल्टा से पता चलेगा। देख लो भाई साहब, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है।